नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा जैसा कि आपको विदित है कि हम राज्य की व्यवस्थापिका पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले ही क्लास की मैं बात करूं तो पिछले सेशन में पिछली ही क्लास में हमने विधान मंडल और विधान मंडल के दरमियान हमने विधान परिषद पर चर्चा की थी और विधान परिषद के बारे में सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से, बहुत विवरण से हमने विधान परिषद को पढ़ा और मैं आशा करता हूं कि विधान परिषद बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। और मैंने पिछली ही क्लास में आपको यह भी बता दिया था दोस्तों कि हम अगले सेशन में, अगली क्लास में बात करेंगे, वो करेंगे विधानसभा की। तो विधान परिषद पढ़ ली, तो अब हम जो चर्चा करेंगे साथियों, वो करेंगे किसकी? विधानसभा की। किसकी दोस्तों? विधानसभा की। तो राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा जो सदन है साथियों, वो कौन सा है? दूसरा जो सदन है आपकी, वो है दोस्तों विधानसभा। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? विधानसभा के बारे में। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो है कि विधानसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने सबसे पहले विधान मंडल पढ़ा। विधान मंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169, आपने विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया पढ़ी। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख पढ़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, वो करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा के बारे में भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में साथियों? सबसे पहले मैं बात करूं आर्टिकल की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 में किस बात का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य में, ध्यान से सुनना दोस्तों, लिखा हुआ क्या है? भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 कहता है। तो आपसे पूछ ले पहली बात तो कि विधानसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में साथियों? तो आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 में। और अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ क्या है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। इसका मतलब संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है राज्य में एक विधानसभा होगी। इसका मतलब सीधा सा स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि जहां पर राज्य है वहां तो विधानसभा होनी ही होनी है। जहां पर राज्य है वहां पर तो विधानसभा होनी ही होनी है। तो जितने राज्य हैं वहां तो विधानसभा होगी, क्योंकि अनुच्छेद 170 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। तो राज्य बनते ही विधानसभा का गठन हो जाता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है ना। तो अब राज्यों में तो प्रत्येक में विधानसभा है ही है। लेकिन दोस्तों, आज की स्थिति में आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि वर्तमान में भारत में, प्रश्न आपसे क्या पूछ ले, वर्तमान में भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? वर्तमान में भारत में टोटली विधानसभाओं की संख्या कितनी है? क्योंकि अनुच्छेद 170 ने तो कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। चलो ठीक है, प्रत्येक राज्य में तो एक विधानसभा होगी, मान गए। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक राज्य में तो एक विधानसभा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में वर्तमान में विधानसभाएं है कितने राज्यों में? आज की स्थिति में कितने राज्यों में विधानसभाएं दोस्तों? तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, आज की स्थिति में अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो वर्तमान में राज्य कितने? 28। आज की स्थिति में राज्य कितने? 28। अब प्रत्येक राज्य में तो विधानसभा होती है, इसका मतलब 28 तो राज्यों में विधानसभा है। और आपको भली भांति पता होगा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। और कुछ कितने? तो आज की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पहले 7 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई। और 9 से 8 क्यों हुई? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि दमन और दीव और दादर नागर हवेली का क्या कर दिया? विलय कर दिया, है ना। और पहले 7 से 9 कैसे हुई थी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये सारी घटना आपको पता होगी बहुत अच्छे से। तो आज की स्थिति में विधानसभाओं की संख्या मैं पूछ लूं आपसे, तो यहां पर लिख रहा हूं कि वर्तमान में भारत में, नोट लगाकर लिख रहा हूं दोस्तों, अच्छे से सुन लीजिएगा। वर्तमान में भारत में 28 + 3, ध्यान से सुनना, 28 + 3 टोटली 31 विधानसभाएं हैं।
वर्तमान में भारत में आज की तिथि में टोटली कितनी विधानसभाएं साथियों? 28 + 3 यानी कि 31 विधानसभाएं हैं, 31 विधानसभाएं। अब 28 + 3 मतलब 28 तो राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में साथियों, याद रखना। 28 तो कहां पर है? राज्यों में, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो टोटल विधानसभाओं की संख्या अगर आपसे पूछ ले साथियों कि वर्तमान में भारत में टोटल विधानसभाएं कितनी है, तो 31 है। 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटली विधानसभाओं की संख्या 31 है। अब 3 ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं साथियों? तो आपको भली भांति पता होगा, दिल्ली और पुडुचेरी में तो पहले थी। दिल्ली और पुडुचेरी में तो पहले विधानसभाएं थी, है ना। और जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, लद्दाख भी नया बना है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा साथियों कि लद्दाख में विधानसभा का गठन नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, और यह बात बहुत अच्छे से आपने याद कर ली होगी। तो वर्तमान में 28 + 3 टोटली 31 विधानसभाएं साथियों, 28 तो राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश। और पूछ ले 3 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य होने के साथ ही वहां पर विधानसभा थी। जम्मू कश्मीर पहले राज्य होने के नाते वहां पर विधानसभा थी। आप कहते हो क्यों थी? क्योंकि अनुच्छेद 170 में क्या लिखा? भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। इसका मतलब राज्य है तो विधानसभा होनी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह हुई कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का अभी तक आपको पता है चुनाव नहीं हुए हैं, अभी वहां पर आम चुनाव नहीं हुए, लेकिन विधानसभा का गठन होगा। ये केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक जो लाया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, है ना। अब जम्मू कश्मीर में गठन करने के लिए कोई नया प्रावधान करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो राज्य होने के नाते वहां पर विधानसभा थी। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है शुरुआत से ही। दिल्ली और पुडुचेरी कभी भी राज्य नहीं बने। तो साथियों, एक बात बहुत अच्छे से याद रख लेना कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का होना कोई जरूरी नहीं है। तो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, और वो भी कब किया गया साथियों? बाद में किया गया। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन कब किया? तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, वो क्या याद रख लेना? वो याद रख लेना ये कि दिल्ली व पुडुचेरी में, ध्यान से सुन लेना, दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभाओं का गठन कब? विधानसभाओं का गठन 69वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। 69वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। क्लियर? यह बात बहुत अच्छे से आप याद रख लेना, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन कौन से संशोधन के द्वारा किया साथियों? 69वें अमेंडमेंट, 69वें संशोधन। और 69वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 69वां अमेंडमेंट करके दिल्ली और पुडुचेरी में गठन किया। अब साथियों, आपको पता होगा, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब मतदाता पढ़े, आपने निर्वाचक मंडल पढ़ा, तो वहां पर एक बात और पढ़ी होगी कि 70वें संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी। बिल्कुल, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति 70वें संशोधन से मिली। लेकिन साथियों, कोई प्रश्न आपसे यह पूछ लेना कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन कब किया गया? तो वो 69वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, दिल्ली और पुडुचेरी में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? विधानसभा की सदस्य संख्या की। विधानसभा की सदस्य संख्या, और सदस्य संख्या में भी अनुच्छेद 170 में ही सदस्य संख्या, ध्यान रखना। अब सदस्य संख्या में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इन्होंने बोला अधिकतम हो सकती है 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम इन्होंने बोला 60 हो सकती है। भारतीय संविधान में सदस्य संख्या के बारे में यह प्रावधान किया गया विधानसभा की अनुच्छेद 170 में। विधानसभा अनुच्छेद 170 में विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में क्या बोला कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। अर्थात 60 और 500 के बीच कितने भी सदस्य रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की तिथि में विधानसभाएं कितनी? 31 है।
मैंने अभी आपको बताया 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, ठीक है। तो आपको सर्वाधिक और न्यूनतम तो याद रखने ही रखने हैं। और न्यूनतम में आपको पता है कुछ अपवाद भी है जिसकी मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। तो विधानसभा में सदस्य संख्या में एक बात तो याद रखना, अधिकतम कितनी हो सकती है 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है 60। तो आपको पूछ ले कि सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली विधानसभा कौन सी है, सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली विधानसभा कौन सी है। सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली विधानसभा नंबर 1 स्थान याद रखना उत्तर प्रदेश का है। और यूपी में कितने 403, नंबर 1 स्थान। नंबर दूसरा स्थान याद रखना किसका है, नंबर दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना साथियों, किसका है, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में कितनी 294, अभी अभी चुनाव हुए थे, आपने देखा भी होगा। और नंबर तीसरा स्थान महाराष्ट्र है ना, और महाराष्ट्र में कितनी है 288। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में याद रखना सर्वाधिक में 3 है ना। अब हम 31 के 31 विधानसभाओं की सदस्य संख्या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको एक तो सर्वाधिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है, और फिर न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60। तो न्यूनतम सदस्य संख्या वाली विधानसभा कहीं पर पूछ ले तो याद रखना न्यूनतम सदस्य संख्या। अब न्यूनतम में बहुत सारे अपवाद है साथियों। अपवाद क्या है कि न्यूनतम होने तो कितने चाहिए, अभी आपने लिखा 60, लेकिन न्यूनतम में सबसे पहले मैं ऑल ओवर की बात करूं तो नंबर 1 स्थान आता है पुडुचेरी का। किसका आता है दोस्तों, पुडुचेरी का। और पुडुचेरी में आपको पता है मात्र 30 मेंबर है। पुडुचेरी की मात्र सदस्य संख्या कितनी है 30। नंबर दूसरा स्थान राज्यों के आधार पर सबसे कम की मैं बात करूं तो राज्यों के आधार पर सबसे कम है दोस्तों किसमें, सिक्किम में है ना। और सिक्किम में मात्र कितने 32 ही है। नंबर तीसरा स्थान न्यूनतम में बात करूं तो गोवा में, और गोवा में 40 ही है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूनतम में याद रखना। अब 40 बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्या एक और राज्य 40 है वहां पर आपने याद रखा होगा। लेकिन दोस्तों अपने को न्यूनतम में फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है और सर्वाधिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 31 के 31 विधानसभा की सदस्य संख्या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर। और राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है 200। अभी राजस्थान की विधानसभा के बारे में विशेष बातें भी हम करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते समय आपको सदस्य संख्या पढ़ा दूंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। तो सदस्य संख्या में अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। सर्वाधिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र, और न्यूनतम में फर्स्ट सेकंड थर्ड पुडुचेरी सिक्किम और गोवा, क्लियर दोस्तों। ये बातें आप अच्छे से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सदस्य संख्या है। फिर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा की विधानसभा की कार्यकाल की। विधानसभा के किसकी बात करते हैं दोस्तों, कार्यकाल की। अब विधानसभा के कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, सबसे पहली बात तो याद रखना साथियों, उल्लेख है आर्टिकल 172 में, अनुच्छेद 172 में। कार्यकाल का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में। अब विधानसभा के कार्यकाल में याद रखना कार्यकाल है क्या, तो आपको पता है विधानसभा का खुद का भी और विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितने वर्ष है दोस्तों, तो अच्छे से याद रख लेना। विधानसभा का और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है, तो 5 वर्ष है। विधानसभा का खुद का भी 5 वर्ष है और विधानसभा के सदस्यों का भी कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। दोनों का ही 5 वर्ष ही है। लेकिन साथियों आपको पता होगा कि विधानसभा का भी सामान्यतः कार्यकाल 5 और सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष बोला। अब मूल में भी 5 था, वर्तमान में भी 5 है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बीच में गड़बड़ हुई थी, वो क्या हुई थी साथियों, यहां पर लिख रहा हूं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों, 1976 में। और 42वें संशोधन के कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया था, 6 वर्ष। 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, और 42वें संशोधन के द्वारा क्या बोला कि कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। लेकिन तो आपके तो फिर अब 5 वर्ष क्यों लिख रहे हो, लेकिन यहां पर पुनः मोरारजी देसाई की सरकार ने संशोधन किया 44वां, और 44वां संशोधन कब हुआ साथियों, 1978 में, है ना। और 44वां संशोधन करते हुए मोरारजी देसाई की सरकार ने बोला कि कार्यकाल तो भैया 5 वर्ष ही होगा, और 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितने वर्ष कर दिया, 5 वर्ष। तो अच्छे से याद रख लेना, मूल में 5 वर्ष था, आज भी सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है। 42वें संशोधन से बढ़कर कार्यकाल 6 वर्ष हुआ, लेकिन 44वें संशोधन से वापस कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। आज की तिथि में कार्यकाल कितने वर्ष है, तो आज की तिथि में कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष, क्लियर। ये तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आपको भली भांति ये भी याद रखना है दोस्तों, वो क्या याद रखना है, यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, वो ये याद रखना है ना, क्या कि आपातकाल के दौरान, ध्यान से सुनना, कहां पर दोस्तों, आपातकाल में
कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है साथियों? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। आपातकाल के दरमियान विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, यह बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन आपातकाल के दरमियान कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने लिखा सामान्यतः कार्यकाल तो कितना है? 5 वर्ष है। सामान्यतः कार्यकाल तो कितना है दोस्तों? 5 वर्ष है। लेकिन आपको भली भांति पता होगी एक बात, और वो क्या बात पता होगी कि विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है। अब एक बार बन गई तो 5 वर्ष रहना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। और ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ये अच्छे से याद रख लेना, ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 174, आपने पढ़ा होगा, है ना। संविधान का एक आर्टिकल दोस्तों अच्छे से याद रखना, यहां पर लिख रहा हूं, संविधान के आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। हाँ, अब सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 कहता है। तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आप किसकी ध्यान रखोगे? कार्यकाल की। आया मामला समझ में कार्यकाल के बारे में? अब हम बात विधानसभा की कर रहे हैं साथियों, तो मैं आपके सामने बात करता हूं विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, सीधी योग्यताएं लिख रहा हूं। अब योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? पहले तो आर्टिकल याद रखना। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 में। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 173 में। अब योग्यताएं क्या है साथियों? आपको पता होगा भली भांति। नंबर 1 योग्यता है भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्लियर। नंबर दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नंबर तीसरी योग्यता क्या है? लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और नंबर चौथी योग्यता क्या है? पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति विधानसभा का मेंबर बन सकता है। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या साथियों? बड़ी नॉर्मल योग्यता है। भारत का नागरिक, आयु 35 वर्ष, लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो। ऐसा व्यक्ति विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब आप मेरे से सवाल ये पूछोगे कि हमने विधान परिषद पढ़ी, तब तो चुनाव के 5 तरीके पढ़े थे, है ना, कि 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/3 का विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, 1/3 का स्थानीय स्वशासन के जनप्रतिनिधि। ये सारा अलग अलग तरीका पढ़ा था आपने विधान परिषद में, बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया, है ना। लेकिन साथियों, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कहते हो क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो आपने खुद ने किया है। आप कहते हो हमने खुद ने? बिल्कुल, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आपने किया है। क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, यहां पर लिख रहा हूं साथियों, अच्छे से सुनना, है ना। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। प्रत्यक्ष तरीके से किया
जाता है। हाँ, ये बात याद रखना आप विधानसभा के सदस्यों के चुनाव, तो विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में तो कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली नहीं है बात है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है, ठीक है। तो जनता सीधा चुनाव करेगी प्रत्यक्ष तरीके से, बिल्कुल यस, जनता के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा। अब ऐसी योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जब चुनाव हो तो मैदान में उतर सकता है। अब पार्टी टिकट दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। अब एक सीट के लिए मान लिया 10 उम्मीदवार खड़े हो गए, उन 10 में जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा वही विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाएगा। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रताई विजेता के आधार पर विधानसभा के सदस्यों का क्या कर दिया जाता है साथियों, चुनाव कर दिया जाता है। तो विधानसभा का उल्लेख, उसकी सदस्य संख्या, उसका कार्यकाल और उसका योग्यता, चुनाव का तरीका। अब विधानसभा के बारे में अगली बात याद रखना, वो याद रखना साथियों ये कि आपने देखा होगा विधानसभा में भी आरक्षण है, विधानसभा में भी आरक्षण है, बिल्कुल है। कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 332, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, कहां पर, विधानसभा में, विधानसभा में किसको, तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, विधानसभा में एससी और एसटी को क्या है, आरक्षण है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण है। अब पहली बात तो अच्छे से सुन लेना कि विधानसभा में आरक्षण केवल एससी एसटी को ही है, महिलाओं को आरक्षण नहीं है, ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं है, किसी को भी नहीं है ना। विधानसभा में केवल एससी एसटी को आरक्षण है। और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में पूछ लेते साथियों, तो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण का उल्लेख है। अब आपने लोकसभा पढ़ी है साथियों, तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 पढ़ा होगा, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण है एससी एसटी को, और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत एससी एसटी को आरक्षण है। क्लियर। अब एससी एसटी को आरक्षण है अनुच्छेद 332 के तहत, चलो ठीक है। लेकिन अब हम राजस्थान के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य में एससी एसटी के आरक्षण का अनुपात अलग अलग होता है। अब राजस्थान ने एससी वालों को 16% आरक्षण दिया है, एसटी वालों को 12% आरक्षण दिया है। अब जरूरी थोड़ी ना ये प्रत्येक राज्य में 16 और 12% आरक्षण हो, इसलिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों की आरक्षित संख्या का जो मामला अलग अलग है, एक जैसी सीटें नहीं है ना। और सीटों की संख्या भी अलग अलग होती है सबकी, और अलग अलग होती है तो आरक्षित सीटों की संख्या भी अलग अलग होती है। लेकिन अपने को याद रखना है साथियों राजस्थान का, किसका याद रखना है, राजस्थान का, कि राजस्थान की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, मैं राजस्थान की बात अगर आपके सामने करूं तो यहां पर लिख रहा हूं, है ना, राजस्थान की विधानसभा में साथियों, कहां पर, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए कितनी, राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए, है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितनी, 34, ध्यान से सुनना, है ना। और यहां लिख रहा हूं एसटी के लिए कितनी, 25 सीटें क्या है, आरक्षित है, सीटें आरक्षित है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों। क्लियर। तो विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण है अनुच्छेद 332 के तहत, है ना, और केवल एससी एसटी को आरक्षण है, बाकी किसी को आरक्षण नहीं है, आपको पता होगा, है ना। और ये जो आरक्षण दिया गया था साथियों, ये 10 वर्ष के लिए दिया गया था। एक बात और बता देता हूं, वर्बली वैसे मैंने लोकसभा में बात की है ना। और पहली बार में जब आरक्षण दिया गया तो 10 वर्ष के लिए दिया, लेकिन इस आरक्षण को हर बार कितने कितने वर्ष और बढ़ाया गया, 10-10 वर्ष। और अभी आपने देखा होगा कि 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ चुका है, और जनवरी 2020 से जनवरी 2030 तक किया जा चुका है। तो जनवरी 2030 तक विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया है, वो 104वें संशोधन के द्वारा। क्लियर। तो ये यहां पर भी लिख देता हूं आपके सामने एक बात कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 104वां संशोधन कब हुआ साथियों, 2020 में। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया साथियों, संशोधन के द्वारा इस आरक्षण को कितने वर्ष,
इस आरक्षण को जनवरी 2020 से बढ़ाकर जनवरी 2030 तक कर दिया है। जनवरी 2030 तक कर दिया। तो यह आरक्षण 10 वर्ष बढ़ गया साथियों 104वें संशोधन के द्वारा, और 10 वर्ष बढ़ाकर इस आरक्षण को जनवरी 2020 से जनवरी 2030 तक कर दिया। यह आरक्षण जनवरी 2। तो विधानसभा में केवल SC ST का आरक्षण का अनुपात है। SC ST कितना आरक्षण है, कौन सा अनुच्छेद है और कब तक रहेगा, ये सारी चर्चाएं। और अब एक और आर्टिकल है साथियों, वो भी आपको याद रखना है, वो भी चर्चा में रहा है इन दिनों। अभी तो उसका प्रावधान समाप्त कर दिया, लेकिन आपको याद रखना ही है। और वो क्या याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत, साथियों याद रखना, अनुच्छेद 333 भी इन दिनों बड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि इसके प्रावधान समाप्त किए। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में, ध्यान से सुनना दोस्तों, कहां पर, राज्यपाल विधानसभा में, हम लोग विधानसभा की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी बात याद रखनी पड़ेगी, राज्यपाल विधानसभा में क्या, एक आंग्ल भारतीय को, एक एंग्लो इंडियन को, एक आंग्ल भारतीय को क्या करता था दोस्तों, मनोनीत करता था। एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 333 याद रखना। 10वीं का हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, और 10वीं के हेडमास्टर वाले एग्जाम में ये आर्टिकल पूछ लिया कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, कौन सा अनुच्छेद कहता था, अनुच्छेद 333 कहता है ना। अब राजस्थान में तो वैसे कभी मनोनीत हुआ ही नहीं। कर्नाटक में आपको पता है एक आंग्ल भारतीय के मनोनयन को लेकर विवाद भी होता पिछले विधानसभा के चुनाव में, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय में, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता था। अब जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 331 पढ़ा, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। उसी तरीके से अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था, लिखा मैंने, क्या लिखा, करता था, अब नहीं करता है, करता था। तो अब क्या है, अब क्या हुआ साथियों, इस प्रावधान को भी चेंज कर दिया, और क्या कर दिया वो भी यहां पर नोट लगा के लिख रहा हूं साथियों, अच्छे से सुन लेना, है ना, नोट लगाऊं वो बात बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों। वो क्या है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन कब, 2020 में, हाँ यह भी किया गया। 104वें संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया है। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह ध्यान रख लेना, क्लियर। तो 104वें संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते थे उन आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लग गया, प्रतिबंध, और कहा कि अब आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले किया जाता था, आर्टिकल पूछा जा सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था, अनुच्छेद 333। तो ये तो सारी विधानसभा के बारे में बातें थी, गठन, सदस्य संख्या, कार्यकाल, योग्यता, चुनाव का तरीका, आरक्षण और एंग्लो इंडियन, ये तो सारी सभी के लिए कॉमन चलती है, चाहे कहीं पर भी पढ़ो। संवैधानिक प्रावधान है ना विधानसभा में, वो आपके ये है। अब हम राजस्थान विशेष के बारे में बात करेंगे साथियों, वो अगले सेशन में करेंगे, लेकिन ये सारी बातें लिख के करेंगे, है ना। अभी विधानसभा के बारे में ये जितनी भी बातें पढ़ी ये तो सबके लिए कॉमन बातें हैं भाई। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के लिए ये सारे प्रावधान लागू है, राजस्थान में भी लागू है, हरियाणा में भी लागू है, बिहार में भी लागू है, और आपके कहीं पर भी पढ़ लो, आप किसी भी राज्य की विधानसभा में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं वो तो आपने पढ़ लिए सारी बातें, है ना। अब हमको जो विधानसभा के प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी राज्य के विशेष संदर्भ में, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो आप तो राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी, राजस्थान विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। हरियाणा में तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा विधानसभा के बारे में बातें पूछी जा सकती है।
क्लियर। लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं वो तो मैंने विधानसभा के सारे एक एक करके आपको बता दिए। सारी बातें एक एक करके लिख दीजिएगा विधानसभा के बारे में कि विधानसभा के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। हेडिंग लगा दो साथियों, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा। हेडिंग विधानसभा लगाओ, लाइन बदल के लिखो, लाइन बदल के लिखो। अनुच्छेद 170 में, आर्टिकल 170, अनुच्छेद 170 में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। अनुच्छेद 170 में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, एक विधानसभा। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 170 कहता है, आर्टिकल 170 कहता है। क्लियर। नोट लगा के लिखिएगा साथियों, नोट लगा के लिखना। वर्तमान में भारत में नोट लगा के लिखना, वर्तमान में भारत में 28+3, ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं, 28+3 कुल 31 विधानसभाएं हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28+3 टोटली कितनी? 31 विधानसभाएं। 28+3 क्यों लिखा? 28 तो राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से साथियों? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, याद रख लेना। कुल 31 विधानसभाएं। अब एक नोट लगा कर लिख दो, दिल्ली पुडुचेरी के बारे में बातें याद रख लेना क्योंकि पूछी जा सकती है, तो लिख दीजिएगा, दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभाओं का गठन, दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभाओं का गठन 69वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। 69वां मतलब 69वें संशोधन के द्वारा। और 69वां अमेंडमेंट कब हुआ साथियों? 1992 में। तो लिख दो 69वें संशोधन के द्वारा किया गया, 69वें अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों, अगली बात लिखिएगा, वो लगाओ सदस्य संख्या, विधानसभा की सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में लिखिएगा, लाइन बदल के लिखना, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 व न्यूनतम 60 होगी। अधिकतम सदस्य संख्या 500 व न्यूनतम कितनी होगी? 60। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 के बीच कितने भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं लिख दो, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तो आपने लिख दिया। फिर लिख दो सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली विधानसभा में नंबर 1 लिखो यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी में लिखो 403। नंबर दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल 294 और नंबर तीसरा महाराष्ट्र 288, 288। ठीक है। फिर न्यूनतम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं लिखो आप। न्यूनतम सदस्य संख्या में नंबर 1 लिखो पुडुचेरी का, पुडुचेरी 30, सिक्किम 32 और गोवा 40। ठीक है। ये न्यूनतम वाली याद रखना, तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। और बाकी ये याद रखना कि अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। क्लियर दोस्तों। फिर हेडिंग लगाओ आप कार्यकाल, कार्यकाल टेन्योर। विधानसभा के कार्यकाल के बारे में क्या बातें याद रखनी है लिखिएगा। कार्यकाल का पहले तो उल्लेख लिखो आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में। कार्यकाल का उल्लेख लिखो अनुच्छेद 172 आर्टिकल 172 में।
उल्लेख आर्टिकल 172 में। अब कार्यकाल कितना है, तो विधानसभा कार्यकाल को सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः कितना, 5 वर्ष। ठीक है, नोट लगा के लिखिएगा, सामान्यतः 5 वर्ष सही है, नोट लगा के लिखना। 42वें संशोधन के द्वारा, 42वां कब हुआ, 1976, 1976 में। हाँ, तो लिखो 42वें संशोधन के द्वारा कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। बयालीसवें संशोधन के द्वारा कार्यकाल कितना, 6 वर्ष किया गया। लेकिन लाइन बदल के लिखना, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा, 44वां कब हुआ, 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। 44वें संशोधन के द्वारा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संशोधन के द्वारा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया। तो पहले 5 वर्ष था, अभी भी 5 वर्ष है, 42वें से बढ़ाकर 6 किया, 44वें से घटाकर 5 कर दिया। क्लियर। लेकिन अभी सामान्य तो 5 से बढ़ाया भी जा सकता है, तो नोट लगा के लिख दीजिएगा बढ़ाया कब जा सकता है, वो लिखना आपातकाल में कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में कार्यकाल कितना, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। तो अब सामान्यतः कार्यकाल तो 5 होता है, लेकिन मैंने कहा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। भंग कौन करेगा, राज्यपाल। तो यह भी नोट लगा के लिखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत, आर्टिकल 174 के तहत, संविधान के आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले क्या कर सकता है साथियों, समय से पहले भंग कर सकता है। हाँ, तो सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 कहता है। क्लियर। हाँ, ये बात याद रखना। फिर लिखो आप सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। कैसा व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है ना। हाँ, लिखिएगा विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। योग्यताओं का उल्लेख लिखो साथियों आर्टिकल 173 में। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 में योग्यताएं। अब योग्यता में कौन कौन सी बात याद रखनी। नंबर 1 लिखो, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 लिखो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। और अंतिम लिख दो, पागलवादी वालिया ना हो। पागलवादी वालिया ना हो, ये योग्यताएं। अब योग्यताएं ऐसी रखने वाला चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव कैसे होगा, तो लाइन बदल के लिखो। चुनाव कैसे होगा, तो लिखेगा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। मतलब सीधा जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करती है, जिसमें मैंने कहा जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। अर्थात अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर चुनाव किया जाता है, और चुनाव आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब लाइन बदल के लिखना आप, ये थोड़े महत्वपूर्ण करके दोनों ही आर्टिकल लिख देना, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न उठने की संभावना बनती है साथियों। तो लिखेगा अनुच्छेद 332 के तहत, आर्टिकल 332, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत
विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण दिया गया है। तो विधानसभा में एससी और एसटी को ही आरक्षण है केवल, और कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अनुच्छेद 332 कर देना साथियों। विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण दिया गया है, क्लियर। लेकिन विधानसभा में एससी और एसटी के कितनी कितनी सीटें आरक्षित है, तो वो भी लिख दीजिएगा, नोट लगाकर लिखना। राजस्थान की विधानसभा में, ये राजस्थान विधानसभा के बारे में स्पेशल बात लिख देना, वो लिख देना। राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए 34 एससी के लिए 34 व एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। एससी के लिए 34 व एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। 34 और 25 आरक्षित है राजस्थान की विधानसभा में, ध्यान रखना है ना। तो 34 और 25 तो कम से कम राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी के आएंगे ही आएंगे, ये इनका आरक्षण है। इससे ज्यादा आ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो इनके लिए आरक्षित है। बाकी जैसे वो कोई आरक्षित सीट नहीं है तो वहां पर तो एससी वाला भी चुनाव लड़ सकता है, एसटी वाला भी लड़ सकता है, ओबीसी वाला भी लड़ सकता है, जनरल वाला भी लड़ सकता है। अब जो जीतेगा वही आएगा, है ना। लेकिन आरक्षित सीट हो गई तो वहां पर केवल एससी के लिए आरक्षित, केवल एससी वाला ही चुनाव लड़ेगा वहां पर, और एसटी के लिए आरक्षित है तो केवल एसटी वाला ही लड़ेगा। लेकिन मैंने एक बात आपके सामने और बोली कि ये जो आरक्षण दिया गया था वो मूल संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए ही दिया गया था। केवल कितने वर्ष के लिए दिया था साथियों? 10 वर्ष। लेकिन बाद में इस आरक्षण को हर बार 10-10 वर्ष बढ़ाया और अंतिम में बढ़ाया गया 2020 में। तो आरक्षण के बारे में लिख देना, ये भी लिखो, तो वो लिख देना 104वें संशोधन के द्वारा, ये लेटेस्ट परिवर्तन है इसलिए लिख दीजिएगा। 104वें संशोधन के द्वारा, 104वां संशोधन कब हुआ साथियों? 2020 में। हाँ, 104वें संशोधन के द्वारा इस आरक्षण को जनवरी 2020 से बढ़ाकर, जनवरी 2020 को खत्म होने वाला था, इससे पहले ही बढ़ गए, तो लिख दो जनवरी 2020 से बढ़ाकर जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। जनवरी 2020 से बढ़ाकर जनवरी 2030 तक कर दिया गया है इस आरक्षण को, क्लियर। तो ये आरक्षण हर बार कितने कितने वर्ष बढ़ा है साथियों? 10-10 वर्ष, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये बात याद रखना। फिर आप लिखो एक और बात अलग से लिखना, वो लिखना साथियों, अनुच्छेद 333 के तहत, आर्टिकल 333 लिख दीजिएगा। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था। एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था। कौन सा अनुच्छेद कहता? अनुच्छेद 333 के तहत, ठीक है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जा सकता था, है क्या? तो वो अनुच्छेद 333 के तहत किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। तो कब के बाद नहीं किया जाता है? तो ये भी नोट लगा कर लिखो साथियों, वो भी नोट लगा कर लिखो। 104वें संशोधन के द्वारा, 104वां संशोधन कब हुआ? 2020 में। हाँ, तो वो भी लिख देना साथियों। 104वें संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर, 104वें संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर, यानी नॉमिनेट पर, मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 104वें संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। अब जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे। पहले होते थे लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 करता था, और विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता। लेकिन 104वें संशोधन के द्वारा दोनों ही जगह आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर क्या लग गया साथियों? प्रतिबंध लग गया, ताकि अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। तो 104वें संशोधन के दो बहुत लेटेस्ट बातें याद रखना कि एक तो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण एससी एसटी का 10 वर्ष बढ़ा, जो जनवरी 2020 में खत्म होने वाला था उसको बढ़ाकर जनवरी 2030 कर दिया, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। और मैंने लोकसभा पढ़ाते समय भी चर्चा की थी। और फिर दूसरा परिवर्तन भी 104वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में किया। लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे, उन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब है जो आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं।
क्लियर दोस्तों। तो ये परिवर्तन हुए 104वें संशोधन के द्वारा। तो ये तो सारे विधानसभा के संवैधानिक प्रावधान थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संविधान विधानसभा के बारे में किन किन बातों का जिक्र करता है, क्या क्या कहता है, वो सारी चर्चा मैंने संविधान के अनुसार तो कर दी। और अब तक जितनी भी चर्चा की वो किसी एक राज्य की विशेष विधानसभा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ, आरक्षित के अलावा सीटें आरक्षित राजस्थान विधानसभा के लिए, ये तो लाइन लिखो ही ना। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी बातें बताई वो संपूर्ण राज्यों के लिए कॉमन है ना, संपूर्ण राज्यों के लिए कॉमन है। लेकिन साथियों, अब राजस्थान में भी विधानसभा है, बिल्कुल, प्रत्येक राज्य में तो एक विधानसभा है ही, अनुच्छेद 170 कहता है। तो राजस्थान में भी विधानसभा है, बिल्कुल है। तो अब हम जो चर्चा करेंगे अगले सेशन में वो, क्योंकि यहां तक तो हमने ऑल ओवर संवैधानिक प्रावधान पढ़े विधानसभा के बारे में, संविधान क्या कहता है ना। अब हम राजस्थान की विधानसभा के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान विधानसभा के बारे में विशेष संदर्भ में क्या क्या हम बात कर सकते हैं, किन किन बातों को पढ़ सकते हैं, वो राजस्थान विशेष के संदर्भ में राजस्थान की विधानसभा पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहां तक तो मैंने संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की है। तो आशा करता हूं सारी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने विधानसभा का गठन, है ना, उसकी सदस्य संख्या, उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों की योग्यता, उनके सदस्यों के चुनाव का प्रावधान, है ना, उनमें आरक्षण का प्रावधान और उनमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। तो आशा करता हूं सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगले सेशन में हम राजस्थान की विधानसभा के बारे में विशेष बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।